मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। वो कहाँ है? ये काम सिर्फ आयेशा का ही हो सकता है। आयेशा? सच बताओ, मैंने नहीं लिया। सच बताओ। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटी सी बस्ती में आयशा अपने बूढ़े बाप और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके वालिद रिक्शा चलाकर दिन भर में इतनी ही कमाई कर पाते कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी होती। आयशा के ख्वाब उसके घर की दीवारों से बहुत ऊंचे थे, मगर हालात ने उसे जवानी में ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठती, चूल्हा जलाती, नाश्ता बनाती और फिर मीलों पैदल चलकर बस स्टॉप तक जाती, ताकि शहर के एक पॉश इलाके में वाक़े एक आलीशान कोठी गुलशन इकबाल पहुंच सके। ये घर शहर के एक मशहूर ताजिर सेठ साहब का था, जहां आयशा सफाई सुथराई का काम करती थी। शुरू में घर के लोग आयशा को सिर्फ एक मामूली मुलाजिमा समझते थे, लेकिन आयशा ने अपनी खामोश मेहनत से सबको हैरान कर दिया। एक बार बेगम साहिबा का कीमती फ़ोन बाग में रह गया था और बारिश शुरू हो गई। आयशा ने उसे उठाकर बाहिफाजत उन तक पहुंचाया। इस जैसे कई छोटे वाक़यात ने घर वालों के दिल में आयशा के लिए ख़ास जगह बना दी थी। बेगम साहिबा अक्सर कहती थीं, आयशा, तुम इस घर की मुलाजिमा नहीं, एक बेटी की तरह हो। तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आयशा नहीं जानती थी कि यही भरोसा एक दिन रेत की दीवार साबित होगा। एक रोज़ घर में सेठ साहब की बेटी की मंगनी की तकरीब थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था और चहल पहल उरूज पर थी। बेगम साहिबा ने अलमारी से अपने ख़ानदानी जेवरात निकाले, जिनमें याकूत का एक जड़ा हुआ हार सबसे कीमती था। तकरीब के दौरान अफरा तफरी में बेगम साहिबा वो हार ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़कर नीचे मेहमानों के पास चली गईं। शाम ढली, मेहमान रुखसत हुए तो अचानक बेगम साहिबा की चीख पूरे घर में गूंजी, मेरा हार, मेरा याकूत वाला हार गायब है। पूरे घर में हलचल मच गई। हर कमरे की तलाशी ली गई, सोफ़ों के नीचे देखा गया, मगर हार कहीं नहीं था। इसी दौरान घर की एक पुरानी आया, जो आयशा की बढ़ती हुई अहमियत से जलती थी, दबी जुबान में बोली, बेगम साहिबा, मैंने आयशा को तकरीब के वक्त आपके कमरे से निकलते देखा था। उसके हाथ में एक रुमाल था जिसमें कुछ छिपा हुआ था। ये एक जुमला आयशा की ज़िंदगी में आग लगाने के लिए काफ़ी था। बेगम साहिबा, जो थोड़ी देर पहले तक आयशा की तारीफ़ें कर रही थीं, गुस्से में आपे से बाहर हो गईं। उन्होंने आयशा को सबके सामने खड़ा कर दिया। आयशा, कहाँ है वो हार? सच बताओ। बोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बेगम साहिबा की आवाज़ में अब वो ममता नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकारत थी। आयशा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हाथ जोड़कर रोने लगी। बेगम साहिबा, अल्लाह की कसम हो सकता है। मैं तो सिर्फ वहाँ सफाई का कपड़ा लेने गई थी। आप मेरा बैग चेक कर लें, मेरी तलाशी ले लें। आयशा का बैग फर्श पर उलट दिया गया। उसके मामूली से सामान को पैरों तले रौंदा गया, मगर वहाँ कुछ न मिला। इसके बावजूद शक खत्म न हुआ। सेठ साहब ने तलखी से कहा, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, थोड़ी सी नरमी दिखाओ तो अपनी औकात भूल जाते हैं। आयशा, निकल जाओ इस घर से, और याद रखना, तुम्हारे जैसे चोरों की इस इज्जतदार घर में कोई जगह नहीं। आयशा ने एक आखिरी नज़र उस महल नुमा घर पर डाली, जिसे वो अपना समझकर संवारती थी। उसकी ईमानदारी का सिला उसे चोर के लक़ब से मिला। वो खामोशी से अपना पामाल शुदा वक़ार समेटकर बाहर निकल आई। 2 दिन गुजर गए। आयशा अपने कमरे में बंद सिर्फ आंसू बहाती रही। दूसरी तरफ गुलशन इकबाल में सफाई के दौरान जब बेगम साहिबा ने अपनी अलमारी का निचला दराज जोर से खींचा, तो देखा कि वो कीमती हार दराज के पीछे फंस गया था। शायद जल्दी में रखते वक्त वो नीचे गिर गया था। बेगम साहिबा के हाथ कांपने लगे। उन्हें आयशा का वो रोता हुआ चेहरा और जुड़े हुए हाथ याद आए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक मासूम लड़की की रूह को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। बेगम साहिबा और सेठ साहब उसी वक्त गाड़ी निकालकर आयशा की बस्ती पहुंचे। जब एक चमकती हुई गाड़ी इस कच्ची बस्ती की तंग गली में रुकी, तो लोग जमा हो गए। बेगम साहिबा आयशा के छोटे से कच्चे घर के अंदर दाखिल हुईं, जहां आयशा चूल्हे के पास बैठी खाली नज़रों से आग को देख रही थीं। आयशा बेटी, हमें माफ़ कर दो। बेगम साहिबा ने आगे बढ़कर आयशा के कंधे पर हाथ रखा। हार मिल गया है, वो दराज के पीछे गिर गया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम कल से दोबारा काम पर आ जाओ, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी दोगुनी कर दूंगी। आयशा आहिस्ता से खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक और वकार था। उसने बहुत सुकून से जवाब दिया, बेगम साहिबा, हार तो मिल गया, लेकिन मेरा वो भरोसा और मेरी वो इज्जत कहाँ से मिलेगी जो आपने सबके सामने खाक में मिला दी?
आपकी तनख्वाह मेरा पेट तो भर सकती है, लेकिन मेरे किरदार पर लगा वो दाग नहीं धो सकती जो आपके शक ने लगाया था। सेठ साहब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आयशा ने बात जारी रखी, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मेरी इज्जत निफ्स आपके इस याकूत के हार से ज्यादा कीमती है। अब मैं वहां वापस नहीं आ सकती जहां मेरी सच्चाई को साबित करने के लिए एक हार के मिलने का इंतजार करना पड़े। आयशा ने उनको वापस भेज दिया और खुद मेहनत मजदूरी का दूसरा रास्ता चुना। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और अपनी मेहनत से एक छोटा सा सेंटर खोल लिया। वक्त गुजरता गया, आयशा की दुकान चल पड़ी, मगर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना एक मासूम की इज्जत और जिंदगी दोनों तबाह कर सकता है।